नमस्कार। डीडी बिहार के लाइव कार्यक्रम सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा से न केवल ज्ञान बढ़ता है बल्कि यह समाज के उत्थान का मार्ग भी है। यह कहना था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने शिक्षा में कई प्रयोग किए। आज हमने सरोकार का विषय भी उससे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अबुल कलाम की जयंती को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हमने जो विषय रखा है उसका शीर्षक भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और युवाओं का भविष्य। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास अतिथि मेहमान मौजूद हैं। हम सबसे पहले इन अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे ठीक दाहिनी ओर मौजूद है प्रोफेसर प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी। प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी जी कुलपति हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के। उनके ठीक बगल में मौजूद हैं प्रोफेसर रामकर झा। प्रोफेसर रामकर झा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विभागाध्यक्ष हैं सिविल अभियंत्रण विभाग के। और उनके ठीक बगल में मौजूद हैं पुष्कर आनंद पुष्कर जी। आनंद पुष्कर जी व्याख्याता हैं भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज सिवान का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तो आज की हम जो चर्चा करेंगे उसका ये विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर किस तरह से युवाओं का जो भविष्य है वो उज्जवल हो और युवा जो शिक्षा है उसका मकसद बस नौकरी पाने तक सीमित ना हो, उसका मकसद जीवन के उत्थान और समाज के उत्थान पे भी निर्भर हो। सबसे पहले हम प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी जी से जानना चाहेंगे। प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी जी, सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि भाई जो जीवन है छात्रों का वो सिर्फ नौकरी के लिए ना हो, वो शिक्षा एक उत्थान की ओर ले चले। तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में बनाई गई थी उसमें विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु युवाओं को तैयार करने में क्या लगता है यह नीति कितनी सक्षम है? सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये रखना चाहता हूँ कि मौलाना आज़ाद भी ये मानते थे कि शिक्षा राष्ट्र के विकास की सीढ़ी है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके जीवन लक्ष्यों का निर्माण शिक्षा से ही संभव है। उस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 29 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी, एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो भारत को विश्व पटल पर सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करता है। और इसकी दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एकमात्र विकल्प है जो छात्रों को संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के साथ उनके कौशल, उनमें नवाचार को प्रेरित कर, उनमें इनोवेशन और अनुसंधान को शिक्षण से जोड़कर शिक्षा के तीनों आयामों करिकुलम, पेडागोजी, इवैल्यूएशन इनको इंटीग्रेट करता है और भारतीय शिक्षण पद्धति में एक ऐसा विकल्प मौजूद कराता है जो कि छात्रों को अपने अंदर अंतर्निहित जो भी उनके अंदर प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालने का मौका देता है, उनको जीवन में श्रेष्ठता की ओर आगे ले जाने का मौका देता है। और आपको बताऊं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई परिभाषा ये करता है जिसमें व्यक्ति अपने श्रेष्ठतम को प्राप्त कर सके, व्यक्ति सामाजिक सरोकारों से जुड़े और अपने ज्ञान को कौशल में बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक विकास में सहयोग दे सके। चलिए, तो जो नई शिक्षा नीति है उसकी कोशिश ये है कि जो व्यक्ति है वो अपने व्यक्तित्व का विकास करे और राष्ट्र की आर्थिक नीतियों में को भी मजबूत करे, आर्थिक रूप से भी वो खुद भी मजबूत हो और सोसाइटी को, समाज को भी मजबूत करे। प्रोफेसर रामकर झा जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि अभी बातचीत हुई, प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी जी ने कहा कि भाई जो नई शिक्षा नीति है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया गया है, उनको केंद्र में रखा गया है। जो पुरानी शिक्षा नीति थी, जब आप पढ़ाई करते रहे होंगे, उस दौर में जो शिक्षा पद्धति थी और आज के दौर में जो शिक्षा पद्धति है, दोनों में कितना अंतर देखते हैं आप? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो आपको वैदिक काल में ले चलता हूँ। उस समय में हमारे जो बुधायन थे, आर्यभट्ट थे, कणाद थे, चरक थे, पतंजलि थे, नागार्जुन थे, एक से एक साइंटिस्ट हुए उस वक्त वैदिक एरा जो था हमारा। और उस समय में यही सिखाया जाता था कि भाई आप जो है ज्ञान को प्राप्त करें, कल्चर सीखें,
डिवोशन सीखें, रिलीजन के प्रति आपका आकर्षण हो, कैसे आपको जीवन जीना चाहिए वो सीखें। उसके बाद आया हमारा मुगल्स एरा, उसके बाद हमारे बुद्धिज़्म आया। बुद्धिज़्म में भी यही चीज़ बताई, उन्होंने शांति की ओर ले गए और हर चीज़ को सही करने के लिए कहा कि आप ये सही करें, ये काम सही ढंग से करें, सही काम करें। उसके बाद आया मुस्लिम एरा और वो 500 वर्षों तक लगभग रहे हमारे यहाँ। उस वक्त उन्होंने हिंदू के जो हमारे कल्चर थे वो तो रखे ही, उन्होंने कुछ अपने भी जो मदरसे हैं या उस तरह का भी उन्होंने शुरू किया। उसके बाद आया ब्रिटिश एरा, उसमें उन्होंने इंग्लिश पे जोर दिया, तो इंग्लिश का जोर हो गया। और 1935 में महात्मा गांधी जी ने वर्धा एक वो किया था, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन को उन्होंने चेयर बनाया और उसमें उन्होंने ये रिजोल्यूशन लिया कि हमारी पढ़ाई जो है कई लैंग्वेजेस में भी होगी। हमारे यहाँ 1847 में ही IIT रुड़की, जो कि थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से खुल गया, मद्रास में खुल गए। 1857 में जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें भी हमारे कई यूनिवर्सिटीज़ खुली। उसके बाद हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आया, बहुत IITs NITs आए। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो ये 1948, 52, 62, 68, 86, 92 एंड 2009 राइट टू एजुकेशन के बाद यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। पहला तो ये कि हर एक को शिक्षा मिले। तो अब जो हुआ है इसमें बहुत चीज़ें जो हमारी पहले थी, हम लोग करते थे, वैदिक काल में जो भी करते थे उसको भी यहाँ लाने की कोशिश हुई है। उसमें यह है कि 50%, 60%, 2030-40 तक हमारे 70% लोग एजुकेटेड हो जाएं, उनको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वो रिसर्च कर सकें। और इस तरह की बहुत सारी, हाँ, मल्टीपल, हर एक कोर्स को 4 साल का कर दिया। मल्टीपल एग्जिट होगा, 1 साल के बाद भी छोड़ सकते हैं कोई कारण से, 1 साल के बाद आ भी सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा, बहुत सारी चीज़ें इस एजुकेशन सिस्टम में आई और जो कि मेरे ख्याल से 2030 तक हम लोग फुल्ली इसके ऊपर पूरी तरह से सक्षम होंगे। इसको लागू करने के लिए हमारे जो आगे के विद्यार्थी हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे। चलो, तो जो आगे के विद्यार्थी हैं उनको नई शिक्षा नीति से बहुत फ़ायदा होगा, यह कहना है प्रोफेसर रामकर झा का। हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें जो ग्रामीण भारत है और शहरी भारत है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो कैसे खत्म होगा। आनंद पुष्कर जी, ये बताइए कि जो ग्रामीण भारत है, आज भी एक बड़ी तादाद है, बड़ी आबादी है जो लोग ग्रामीण भारत में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, खासतौर पर छोटे गाँव में रहते हैं, और उसमें वहाँ के बच्चों को समान शिक्षा कैसे मिले, जो शहरी बच्चे हैं उनके समान शिक्षा कैसे मिले, इनके लिए किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कितना पाते हैं आपके उन दोनों को जो अवसर है, जो समय है, उनमें सामान्य शिक्षा नीति मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको विवेक जी कहूँगा, समस्त शिक्षकों को और राज्य के लोगों को और देश के लोगों को आज शिक्षा दिवस के अवसर पर मैं अपनी बधाई पेश करता हूँ। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि अबुल कलाम आज़ाद साहब की सबसे बड़ी सोच जो थी, उन्होंने जो यह शिक्षा नीति की जो चर्चा उन्होंने की, उनकी सोच आज के परिदृश्य में रही है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लोगों को दिया जाए। और इस देश में सबसे पहले 1968 में कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन के बाद एक नई शिक्षा नीति बनी थी और समय समय पर शिक्षा नीति में बराबर परिवर्तन और संशोधन भी होते रहे हैं। तो 68 के बाद फिर 86 में नीति बनी और 86 के बाद 92 में तकनीकी शिक्षा को भी जोड़ा गया था। और आज जो यह 2020 की जो शिक्षा है उसमें 2 बात चर्चा में आ गई है। एक बात यह है कि पहले की जो पढ़ाई होती थी वह 10+2 तक की पढ़ाई होती थी और आज की परिदृश्य में जो 5+3+3+4 यह शिक्षा की एक नई व्यवस्था को सरकार ने लागू किया है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि 1992 के बाद तकनीकी शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना हर देशों ने देखा है, क्योंकि बच्चे का भविष्य जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पे होता है और वह राष्ट्र के निर्माता के रूप में काम करते हैं। और मैं विवेक जी एक बात की चर्चा करूं कि आपने देखा है कि जो बच्चे हमारे होते हैं तो वह बच्चे पहले पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के बाद उस परिदृश्य में उनके साथ क्या होता था कि 10+2 में उनको एक स्ट्रीम चुनना पड़ता था। कोई अगर साइंस का स्ट्रीम ले, आर्ट्स का स्ट्रीम ले, और बहुत बच्चे का भविष्य होता था कि हम जो है कि पहले नौकरी अच्छा पाले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या उनकी सोच होती थी।
लेकिन बहुत सारे बच्चे वो सफल नहीं भी हो पाते थे, असफल होते थे। लेकिन इस बात जो नई स्किल डेवलपमेंट की जो बात आई है, तो स्किल की शिक्षा यह कहती है कि हम किसी भी परिदृश्य में असफल नहीं होंगे। और शहरी क्षेत्रों की परिदृश्य को अगर आज हम लोग उठा के देखें, विद्यालय की सारी वास्तु स्थिति को, तो सरकार का भी ध्यान इस ओर बराबर रहा है कि विद्यालय को हम लोग बेहतर करें, नई तकनीक की व्यवस्था हम लोग दें, अच्छे क्वालिटी की टीचर्स की बहाली करके हम लोग ले आए। और आप देख रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार की यह सोच है, हम लोगों की भी दायित्व बनती है, शिक्षा प्रेमियों की भी यह दायित्व बनती है कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, वहाँ पे उपार्जन की व्यवस्था उनको करें, उनके स्किल में डेवलपमेंट करें, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हम लोग करें। नई शिक्षा है उसको कहीं ना कहीं जब स्किल डेवलपमेंट से जोड़ दिया गया है, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो गांव और शहर में जो दूरी थी वो कहीं ना कहीं घटती हुई दिख रही है। शिक्षा की अगर बात होती है तो मूल्य परक शिक्षा, जैसे यहाँ चर्चाएं भी हो रही हैं कि मूल्य परक शिक्षा जो है वो काफ़ी अहम है कि शिक्षा में किस तरह से नैतिक मूल्यों का समावेश हो। लेकिन इन दिनों ये देखा जा रहा है कि जो नैतिक मूल्य हैं उनका ह्रास तेजी से हो रहा है। प्रविंद्र कुमार वाजपेयी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों नैतिक शिक्षा की जिस तरह से बात होती थी, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भाई अरुणी की कहानी पढ़ते थे, बाबा भारती की कहानी पढ़ते थे, लेकिन इन दोनों सिलेबस से वो गुम होती जा रही हैं, और साथ साथ जो नैतिक शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं एक कमी सी दिखती है, और जो रोजगार के साधन हैं शिक्षा वहीं तक सिमटती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो रोड मैप तैयार किया है वो, जैसा कि अभी ये बता रहे थे, 1946 राधाकृष्णन आयोग को शायद भूल गए हैं। 1946 के बाद कोठारी आयोग, 1986 की जो राजीव गांधी जी के समय की शिक्षा नीति थी, और 92 की नरसिम्हा राव जी की शिक्षा नीति थी, उन सब में बेहतरीन विकल्प थे। लेकिन इस शिक्षा नीति का, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है डिस्टिंक्ट फीचर है, वो ये है कि ये समग्रता में देखती है। पहली बार शिक्षा को भारतीयता की दृष्टि से देखा गया है, और थोड़ा बहुत उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ना हम सिर्फ मूल्य परक शिक्षा की बात कर रहे हैं, बल्कि एक समग्र व्यक्तित्व निर्माण के लिए शिक्षा के क्या उपादान होना चाहिए। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा, अभी आपने जिक्र किया था प्राचीन भारत के बहुत सारे विद्वानों का, सिर्फ विद्वानों की बात नहीं है। भारतीय शिक्षण व्यवस्था, जिसको हम उपनिषद व्यवस्था कहते हैं, जिसमें शिक्षा को, व्यक्तित्व को आगे ले जाने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको कहते हैं, व्यक्तित्व निर्माण की बात, व्यक्तित्व निर्माण, संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण, 3 व्यवस्थाएं प्राचीन भारत में थीं, जिनको अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर एक करिकुलम में लाया जा रहा है। पंचकोशीय व्यवस्था, 4 चतुष्पदीय पुरुषार्थ व्यवस्था, और चक्रीय एक्टिवेशन के द्वारा मानव के शरीर, मन, विज्ञान और आत्मा तक ले जाने की व्यवस्था। इसको, जिसको भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना के उनके जो भारतीय मूल्य हैं उनको सशक्त करना। और उसी के साथ साथ जो 21वीं सदी की चुनौतियां हैं, अभी आप AI का जिक्र कर रहे थे, मशीन लर्निंग है, 3D प्रिंटिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, ग्रीन साइंस है, इन सब के जो प्रभाव हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के रूप में जाहिर हो रहे हों, चाहे वो क्लाइमेट चेंज में जाहिर हो रहे हों, चाहे पिघलते ग्लेशियर हों, चाहे रिएक्शनरी वर्ल्ड हो, इन सब के विकल्प के रूप में एक प्राचीन भारतीय शिक्षण परंपरा, जो परा और अपरा के संतुलन को पैदा करके एक मानव के जीवन को प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करती थी, उस पूरी व्यवस्था को व्यवहारिक दृष्टिकोण से भारतीय शिक्षा पद्धति में, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में, चूँकि उच्च शिक्षा में मैं हूँ और बिहार की शिक्षा पद्धति के बदलाव के लिए जो एडवाइजरी कमेटी है उसका मेंबर भी हूँ, बिहार की शिक्षा का सलाहकार भी हूँ, उस दृष्टि से बिहार ने बहुत अच्छा काम किया है। और हमने जो 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू किया है बिहार में, उसमें समग्रता, लचीलापन, बहुविषयक शिक्षा और अनुभवजन्य शिक्षा, इन चारों चीज़ों को इस तरह से समाहित किया है भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ
कि व्यक्ति अपनी भारतीय जड़ों के साथ जुड़ा रहे और उसके साथ साथ 21वीं सदी की तकनीकों का भी लीडर बने, ताकि आने वाली वैश्विक से लेकर लोकल चुनौतियों का वो समग्र रूप से सामना कर सके। 2 सेकंड और चाहिए। जो सतत विकास के लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में तय किए थे, उन सतत विकास के 17 लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा की जो 5 आयाम रखे हैं, सभी लोगों को अपने पड़ोस में शिक्षा मिले, कम कीमत में शिक्षा मिले, अफोर्डेबल एजुकेशन हो, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हो और कौशल और नवाचार युक्त अनुसंधान युक्त एजुकेशन सबको मिले। इसके लिए जो ODL डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग का यूज करके जो हमने एजुकेशन प्रदान करने का एक नया सिस्टम शुरू किया है, उससे ग्रामीण शहरी दिल्ली और छपरा दोनों की शिक्षा व्यवस्था में रंच मात्र भी अंतर नहीं रह जाएगा। चलिए, तो आने वाला जो दौर है वो ये दौर है कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी और आधुनिक विज्ञान दोनों का समावेश हो रहा है, और इस समावेश का असर भी जो नए जो हमारे जनरेशन है, नई पीढ़ी है, नए छात्र हैं, उनके ऊपर दिखेगा। टेक्नोलॉजी में कितना अवसर मिलता है छात्रों को, ये हम जानेंगे। सिविल अभियंत्रण की बात अगर कर लें तो प्रोफेसर रामाकर जी, आप सिविल अभियंत्रण विभाग से आते हैं, तो कितना रोजगार, जैसे यहाँ बात हुई कि भाई चलिए मूल्यपरक शिक्षा की ओर भारत बढ़ रहा है, बिहार बढ़ रहा है मूल्यपरक शिक्षा की ओर, और शिक्षा के साथ साथ जैसा भी सर ने जिक्र किया कि भाई विज्ञान जो है उसका भी समावेश हो रहा है। तो अगर हम विज्ञान की बात करें तो अभियंत्रण में, सिविल अभियंत्रण में कितना रोजगार का अवसर देखते हैं आज के छात्रों के लिए आप? असीमित है। सिविल इंजीनियर जो हैं हमारे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गया, बिल्डिंग हो गई, अपार्टमेंट्स हो गए, मॉल हो गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, जितना भी काम है सभी सिविल से जुड़ा हुआ है। तो उनके लिए तो स्काई इज़ द लिमिट। बहुत कुछ असीमित चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं। बस ये है कि उनको उनकी लायक योग्यता, और इतनी सारी चीज़ें हमारे पास सुविधाएं आ गई आजकल, जो AI आ गया, चाहे इंटरनेट आ गया, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। हम यदि चाहें तो MIT जो USA में है, वहाँ का जो ऑनलाइन उन्होंने अपलोड किया हुआ है, लेबोरेटरीज अपलोड की हुई हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो कि हमारे बिहार में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है, कॉलेज है, डिपार्टमेंट है, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। तो वो सारी सुविधाएं हमें ऑनलाइन लैब में, ऑनलाइन सब्जेक्ट्स में, ऑनलाइन टॉपिक में इतना अधिक उपलब्ध है कि हम जितना समुद्र है ज्ञान का, और हम जितना अधिक उसको ज्ञान लेना चाहें उतना हो सकता है। और सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो AI टेक्निक की अभी बात कर रहे थे सर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सारी कल्पनाएं जो हमारे मन में हैं, वो सारी कल्पनाओं को हम देख सकते हैं वर्चुअली। और जब AI की बात करते हैं तो पहले हम लोग देखा करते थे वर्चुअल रियलिटी, जो मोगली वगैरह आया करता था, कार्टून आते थे। उसके बाद हम लोग आ गए ऑगमेंटेड रियलिटी। उसमें पीछे तो आपका ओरिजिनल दिखेगा, लाल किला दिखेगा, ताजमहल दिखेगा, लेकिन सामने वो पपेट्स ही होते थे, नकली होते थे। और अब जो बहुत सारी मूवीज़ आ गई हैं, उसमें दिख रहा है आपको मिक्स्ड रियलिटी, जो कि AI का कमाल है। उसमें पहाड़ भी दिखेंगे, धुआं भी नीले रंग का उठ रहा है, वो सारा AI का कमाल है, जिससे कि वो मिक्स्ड रियलिटी में आ गए हैं। एनिमेशन और ग्राफिक्स, एनिमेशन और ग्राफिक्स वो AI का कमाल है। तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्लान कर सकते हैं कि कुतुब मीनार ले लीजिए, चाहे बुर्ज खलीफा ले लीजिए, जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनको ले लीजिए, तो इसके लिए बहुत स्कोप है। और हमारे पास जो अभी नई तकनीक आ रही है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो इतनी लिबर्टी दी है उन्होंने, इतनी सुविधाएं दी हुई हैं कि सिविल इंजीनियरिंग वाला यदि चाहे तो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकता है, सिविल इंजीनियरिंग वाला चाहे तो फिजिक्स के सब्जेक्ट ले सकता है, जिससे वो अपना ज्ञानवर्धन। चलिए, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो है असीमित संभावनाएं हैं छात्रों के लिए, और जो नई तकनीक आ गई है इन दिनों, उससे छात्र कौशल भी बन रहे हैं और कुशल भी बन रहे हैं। आनंद पुष्कर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी छात्रों की बात हुई कि भाई जो नई तकनीक आ गई है उससे छात्रों की कौशलता बढ़ी है, छात्र कुशल भी हो रहे हैं तकनीक के सहारे। जैसा कि अभी सर ने बताया कि भाई आप दूर बैठ के आप ब्रिटेन के लेक्चर भी अब बिहार में सुन सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी समस्या ये आती है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की,
कि भाई छात्रों में कई बार देखा यह जाता है कि कई छात्र हमारे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद नतीजे काफ़ी खराब हो जाते हैं। तो क्या जो मानसिक स्वास्थ्य है, किस तरह से छात्र जो हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे, और क्या इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य को क्या सुझाव देंगे? तो बिल्कुल ही पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए भी इसको शामिल किया जाना चाहिए कि हमने देखा है कि जो आज का परिदृश्य रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य बच्चों के लिए नित्यांत आवश्यक है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, या हम लोग जब बच्चों को सिखाते भी हैं, तो स्पष्ट रूप से क्लासरूम में भी आप देखिएगा कि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बहुत ही इंटेलिजेंसी आगे होती है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर मानसिकता के होते हैं। तो उन बच्चों के अंदर एक भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं, चाहे किसी परीक्षा में अगर हम असफल हो रहे हैं, तो उनके अंदर एक भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है। और मैं तो एक और चर्चा करूंगा कि समान स्कूल प्रणाली ने यह सिखाया है लोगों को। बिहार एक ऐसा पहला राज्य रहा है जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रतिवेदन शिक्षा विभाग ने दिया था समान स्कूल प्रणाली पे। और समान स्कूल प्रणाली यह कहता है कि आपको शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी और बच्चों में भेदभाव को ख़त्म कर देता है। नहीं तो जो भेदभाव जो उत्पन्न हो रहा है आज के परिदृश्य में, उसमें आत्म हत्या करने की संभावनाएं प्रबल होती है। और बहुत सारे जो छात्र असफल होते हैं उनके मन में यह पीड़ा हो जाती है कि मैं असफल हो गया। लेकिन जो बच्चे सफल होते हैं उनको भी बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने कौशल का विकास कर सकते हैं, आप तकनीकी का विकास कर सकते हैं। आप यह नहीं कि डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए तो आपकी जीवन खत्म हो गई। आपके पास में कई ऐसे रास्ते हैं जो आप देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को संगीत की बेहतर जानकारी है तो वह अपना भविष्य जो है संगीत में बना सकता है। कोई कंप्यूटर की शिक्षा में अपने भविष्य को बना सकता है। तो रास्ते बहुत हैं, इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य तो बिल्कुल ही जरूरी है। चलिए, तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो छात्रों के लिए काफ़ी अहम है, और छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि वो स्वस्थ रहें, और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ रहेंगे तभी उनकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकेगी, और वो पढ़ाई में अव्वल हो सकेंगे, जीवन में अव्वल हो सकेंगे। लगातार हमने यहाँ मूल्यपरक शिक्षा की बात करी वाजपेयी जी, हमने बात करी कि भाई किस तरह से जो सामान्य शिक्षा का अवसर लोगों को मिल रहा है, इसकी बात हमने की, और साथ ही साथ एआई तकनीक का भी जिक्र लगातार हम लोग करते जा रहे हैं। एक बड़ी नई संभावनाएं बन रही है एआई के जरिए, एआई टीचर की वो संभावनाएं हैं कि भाई अब जो शिक्षक हैं, कई स्कूलों में इनोवेशन हो भी गया है साउथ में आप देखेंगे तो, जहाँ पे जो शिक्षक हैं वो शिक्षक हमारे जीवंत शिक्षक नहीं होते, वो एआई शिक्षक हैं, एआई टीचर हैं। तो आने वाला भविष्य जो है वो क्या एआई शिक्षकों का होगा, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर, खासतौर से एजुकेशन सिस्टम पर? देखिए, लगभग 1750 से, जब से आधुनिक विज्ञान और तकनीकी आधारित जो विकास की अवधारणा हमारे व्यवहारिक रूप में हमारे सामने आई है, हमने अब तक औद्योगिकीकरण के 5 चरण देखे। और एक बहुत सुंदर किताब है, एच स्मिथ ने लिखी है, के स्मिथ, उसमें उन्होंने इन औद्योगिकीकरण के कारण समाजों में जो बदलाव हुआ है, राष्ट्रों की नियति में जो परिवर्तन हुआ है, उसका विश्लेषण किया है। और हर औद्योगिक क्रांति के पहले ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे 1750 में पानी की क्षमता का उपयोग करके, भाप का उपयोग करके पहला औद्योगिकरण हुआ, चाहे दूसरा औद्योगिकरण जब रेल आया, चाहे तीसरा औद्योगिकरण जब सेमीकंडक्टर आया, चाहे चौथा औद्योगिकरण जब कंप्यूटर्स आए, और चाहे 5वां जब रोबोटिक्स और एआई बेस्ड जिसका हम अभी देख रहे हैं। देखिए, कोई भी जो तकनीकी परिवर्तन होता है वो एक टूल होता है। तलवार को आप उपयोग कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, तलवार का उपयोग आप कर सकते हैं नरसंहार के लिए। यह दोनों पहलू होते हैं, दोनों पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जो शिक्षक की बात आपने की है, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, विकास की किसी भी चरण में शिक्षक का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। शिक्षक की भूमिका बदली है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज को आप पढ़ेंगे अगर, तो शिक्षक की बदलती भूमिका का एक पूरा का पूरा चैप्टर उसमें दिया है। इसीलिए आप देखेंगे, हमने उच्च शिक्षा में मैं बात करता हूँ,
उनकी शिक्षक की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ को बदलने के लिए जिस तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रमों की आवश्यकता है, उनमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन किया है। उनको सबसे पहले ये बताना है कि ये जो हमारे यहाँ गाइडलाइंस बेस्ड एजुकेशन थी कि ऊपर से गाइडलाइंस, ऊपर से सर्कुलर आते थे, अब शिक्षक केंद्र में है और केंद्रीकृत भूमिका में शिक्षक की भूमिका पढ़ाने की ना होके मेंटर की ज़्यादा हो गई है। तो चलिए, तो जो नई तकनीक आ रही है उसमें शिक्षकों की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं होने वाली है, उनकी भूमिका और भी मजबूत होने वाली है और भी बढ़ने वाली है उनकी जो भूमिका है वो। प्रोफेसर रामकरण झा जी से हम जानना चाहेंगे कि रामकरण झा जी, आप सिविल इंजीनियरिंग से आते हैं, अभियंत्रण विभाग से आते हैं, और भाषा की जो समस्या है, खासतौर पर अगर बिहार की हम बात करें तो भाषा एक बड़ी समस्या होती है छात्रों की, खासतौर पर जो हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम से आते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई हम हिंदी माध्यम से आ रहे हैं, आगे की पढ़ाई, इस तरह की पढ़ाई भी, खासतौर पर विज्ञान की पढ़ाई, तकनीक की पढ़ाई हम कैसे जारी रख सकते हैं? उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरा कि क्या हिंदी माध्यम से ये पढ़ाइयाँ आगे की जा सकती हैं? कितना स्कोप है हिंदी में पढ़ाई का अभियंत्रण में? जी मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि चाहे वो इंजीनियरिंग हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है, इसमें जो आपकी मातृभाषा है, हिंदी भाषा है, आप उसमें उन विषयों को पढ़ सकते हैं, उनमें आप पास कर सकते हैं। उसके अलावा जो अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहते हैं इन विषयों को पढ़ सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट ईयर में कुछ कोर्स चलाए जाते हैं इंग्लिश के, लिटरेचर के, जिसको कि उनको अटेंड करना मैंडेटरी होता है, वो करना ही पड़ता है। और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इनमें तो हमें इक्वेशन चाहिए या न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो उसमें हमें अंक गणित चाहिए, रेखा गणित चाहिए, तो उसमें हमें बहुत ज़रूरत नहीं होती इंग्लिश की। लेकिन हाँ, यदि इंग्लिश पढ़ना पड़े तो उसके लिए फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 में, उसमें आपके अपने विषय से ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात और, जो हमारा ऑनलाइन वाला हो गया है सिस्टम, तो आपसे मेरा ये अनुरोध है, आग्रह है, आपके पेरेंट्स से आग्रह है, आपके गुरुओं से आग्रह है कि कृपया एक विषय या दो विषय इस तरह का ज़रूर रखें, चाहे वो योगा का हो या स्पोर्ट्स का हो, जिसमें उनका फिज़िकल एक्सरसाइज हो, उनको व्यायाम हो। अदरवाइज़ ये बहुत ही गलत दिशा में ले जाएगा भविष्य में। यदि हम लोग 24 घंटे ऑनलाइन मोबाइल में या लैपटॉप में लगे रहेंगे, तो चाहे वो इंजीनियरिंग हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, हमारे विद्यार्थी आगे जाकर के मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी रोगी हो जाएंगे। वो खाना नहीं खाएंगे और मानसिक रूप से दिन रात कंप्यूटर में लगे रहेंगे, तो उनको समस्याएं आएंगी। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने विषय में पढ़ें। जब तक आप जो दिन में पढ़ाया जाता है शाम को 10 मिनट उसको आकर के रिवाइज कर लें। अपने हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, चलिए, तो अपने जो पाठ्यक्रम है उस पर ध्यान देने की जरूरत है छात्रों को। वो पाठ्यक्रम जो है उस पर ध्यान दें, न कि वो बाकी जो सोशल मीडिया और अन्य जो माध्यम है उन पर ध्यान दे। खासतौर पे आनंद पुष्कर जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्या चुनौतियां लगती हैं आने वाले दौर में शिक्षकों के सामने, किस तरह की चुनौती है, संक्षेप में इसकी जानकारी। देखिए, शिक्षकों के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चों का भविष्य किस तरह से हम लोग बनाए, क्योंकि आज के देश में जो बच्चे हमारे हैं वो राष्ट्र के निर्माता है और उनकी भविष्य उनके कंधे के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि शिक्षकों की एक ऐसी बड़ी दायित्व है छात्रों के भविष्य को बनाने को लेके। और मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे शिक्षक जो है या हम लोग भी जो तकनीकी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन विश्व में, देश में कुछ नई नई प्रयोग होते रहते हैं, आते रहते हैं, नई नई तकनीकी व्यवस्था आती रहती है। तो हम तो यही कहते भी हैं, शिक्षकों को भी कहते हैं और सभी लोगों को भी कहते हैं, अभिभावकों को भी कहते हैं कि आज के परिदृश्य में शिक्षक जो है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी करते हैं। शिक्षक जो है उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है छात्रों के विकास में, छात्रों के भविष्य को गढ़ने में। आप तीनों यहाँ हमारे कार्यक्रम में आए, तीनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और कई बहुमूल्य चर्चा, यहाँ पे बहुत बहुमूल्य चर्चा हुई और छात्रों को काफी मार्गदर्शन मिला। आप तीनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने। बहुत बहुत। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर हमने चर्चा की कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर कैसे युवाओं का जो भविष्य है उसे कैसे महफूज किया जा सकता है और ख़ास तौर पर शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी तक सीमित न रहे, शिक्षा का एक मूलभूत उद्देश्य हो और उनके जीवन का भी सर्वांगीण विकास हो, समाज का सर्वांगीण विकास हो। आज के सरोकार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय किसी खास मुद्दे के साथ अगले सरोकार के अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।